Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जो हमारा यूनिट है आज इसका ये सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जरा देखिएगा तो सही। आज के इस लेक्चर में पहली बार हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है दिस वन इज द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। एक आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटरकन्वर्जन बोल रहा हूं किस किस का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कह लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसको हमने डिस्कस करेंगे दूसरी एनर्जी जो हमारे पास है वो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो मैंने कहा इंटरकन्वर्जन, लफ्ज बोला इंटरकन्वर्जन, मैं दो टर्म्स बोल सकता हूं, इंटरकन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, और फिर केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। इंटर का ना इंटरकन्वर्जन, तो इसको हम कहते हैं, इसको स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड। अब हम ये जो कन्वर्जन हो रही है, ये जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हम इसको किस में कैरी आउट करते हैं, जिस किस में ये ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन करते हैं, हम इनको सेल्स में करते हैं। वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और वो सेल जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक या इसको हम वोल्टिक भी कहते हैं, वोल्टिक सेल। ये दो किस्म की। तो इसका मतलब है आज हमारा जो मेन है, जो आगाज है, वो इन दोनों सेल्स के, इन दोनों सेल्स को मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मीन वो सेल जो इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी उसमें इंटरकन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। ये जो गैल्वेनिक है ना, इसका दूसरा नाम भी मैंने बोला गैल्वेनिक, या दूसरा नाम मैंने क्या बोला है, इसका दूसरा नाम है वोल्टिक, वोल्टिक सेल। अच्छा, गैल्वेनिक क्यों कहते हैं? ये गैल्वेनिक ना एक साइंटिस्ट है, लोगी गैल्वानी, उसके नाम पे लोगी गैल्वानी, और ये अलेक्जेंड्रो वोल्ट्रा, इसका तो आपको पता है ना, तो इनके नाम पे इसका नाम रखा गया। और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये दो सेल्स हैं। हम ना पहले इन दोनों के दरमियान पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस उस पे आते हैं, बहुत अहम बातें। ये सारे आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने एफएससी में पढ़े। अब एंटीटेस्ट की डिमांड क्या है? एंटीटेस्ट कहता है कि आप इनको कंपैरेटिव स्टडी में ले जाएं। आगे जितनी भी मैंने डिस्कशन करनी है ना, ये पॉइंट्स जो है ना, ये वाले, इन्हीं पॉइंट को ही मैंने इलेबोरेट करना है, इन्हीं को ही मैंने एक्सप्लेन करना है, इनके बुनियाद पे ही मैंने सारी की सारी डिस्कशन करनी है। पहला पॉइंट, गैल्वेनिक सेल, इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में गैल्वेनिक सेल, ये नीचे एरो लगा हुआ है। तो केमिकल एनर्जी यानी जो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्ड की एनर्जी है उसको बिजली में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं, इसको उलट कर दो, उसमें हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, बिल्कुल उलट आ गया, बिल्कुल अपोजिट आ गया। दूसरा पॉइंट, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये क्या करता है? ये कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी। मैं तो इसको ना बहुत सिंपल, मैं तो ना इन दोनों में जो मैंने अपने ज़हन में डिफरेंस लिखा हुआ है बुनियादी, वो ये, वो सेल जो करंट पैदा करता है उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और वो सेल जिसमें करंट कंज्यूम होता है उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। हमारे सराउंडिंग में हर वो सेल जो करंट प्रोड्यूस कर रहा होता है, चाहे वो वॉल क्लॉक में लगा हुआ पेंसिल सेल है,
चाहे वो रिस्ट वॉच में होने वाला बटन सेल है, चाहे वो मोबाइल फोन की बैटरी जो है, वो जो भी सेल करंट प्रोड्यूस करता है उसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, उसे वोल्टिक सेल कहते हैं। और वो सेल जिसमें करंट कंज्यूम होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये बातें याद रखनी। नेक्स्ट पे, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस, और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसको भी हमने बेस बनाना है, ये डिस्कशन तो नहीं है। ये जो गैल्वेनिक सेल है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स। जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे ना तो मैं कहूंगा दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज द रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से आपके पास गैल्वेनिक सेल बना, ये मैंने बातें करनी है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिस वन कंप्राइजेस ऑफ, दिस वन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, एक सेल पर। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गैल्वेनिक सेल है इसमें एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। इसको उलट कर दो, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, इसमें जो एनोड है वो पॉजिटिव है, जबकि जो कैथोड है, कैथोड वो नेगेटिव है, नेगेटिव है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, इन्हीं में से कोई वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत बात, ये एक दफा एमसीक्यू आ चुका है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपको ना ये डैनियल वाला जिंक कॉपर सेल ये मैं आपको समझाऊंगा, और उसमें मैं यही कहूंगा, मैं कहूंगा जी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम खूबसूरत बात करें, हम कहेंगे जी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब बात सुनिए, ये एमसीक्यू आ चुका है। इलेक्ट्रॉन ये एंटर इलेक्ट्रॉन्स एंटर थ्रू कैथोड, कैथोड के जरिए सॉल्यूशन में एंटर होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट उसमें एंटर होते हैं, और लीव थ्रू एनोड, और एनोड के जरिए ये वहां से लीव कर जाते हैं। ये बातें आपके ज़हन में। एक और चीज, और वो क्या, हम ना गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल जिसे मैं कह रहा हूं, इसमें हम ना सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल क्या क्यों करते हैं ये तो हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे ना। सॉल्ट ब्रिज या पोरस पार्टीशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें दो हाफ सेल होते हैं ना, दोनों हाफ सेल को सेपरेट रखने के लिए, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी भी लानी है, उसके लिए हम सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैं क्या कहूंगा, इसमें हम किसी किस्म का कोई सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं करते, नो यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्ट ब्रिज। हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अहम बात, मुझे तो ना इन दोनों में सिर्फ दो बातें ही तो बतौर डिफरेंस याद रखनी होती है, एक जो करंट प्रोड्यूस करे, दूसरा जो करंट कंज्यूम करे, ये, और दूसरा ये वाला पॉइंट। गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रिक कंडक्शन होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन ये क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन होती है, और वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस, मेरी एक बात ना पूरी जिंदगी पल्ले बांध ले, और वो क्या कि जब किसी भी सेल का जिक्र हो और उसमें लफ्ज आ जाए इलेक्ट्रोलिसिस, तो समझ लें वो किस सेल का जिक्र हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो रहा है। ये कभी भूलनी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास हर वो सेल जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, नाइकैड है, नाइकैड ये जो मोबाइल सेल की बैटरी से, सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये जो बटन सेल भी हम किसे कहते हैं, ये रिस्ट वॉच वगैरह या कैलकुलेटर वगैरह में वो छोटा सा डालते हैं। डैनियल सेल, हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे डैनियल को हम डैनियल सेल को हम पढ़ते हैं, ये जिंक कॉपर सेल इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें आपके पास डाउन सेल है, डाउन सेल अभी मैं आपको पढ़ाता हूं, ये डाउन सेल है, इसमें नेल्सन सेल है, नेल्सन सेल, और बहुत सारे। ये स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। आज का जो लेक्चर है ना, उसमें मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये आपको समझाऊंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल इसको स्टडी करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ेंगे ना, हमारा मेन फोकस, हमारा एम्फेसिस वो सारे का सारा लफ्ज इलेक्ट्रोलिसिस पे रहेगा। जरा हम पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं मैं इन पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपको याद हो सके।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ना मुझे बुनियादी तौर पर 3 अल्फाज पे फोकस करना है। 3 अल्फाज, एक लफ्ज जो पहला फोकस वो इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा जो फोकस मैंने करना है वो है एनोड एंड कैथोड, तीसरा जो लफ्ज मैंने आपको समझाना है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। ये 3 बातें मैं आपको समझा गया तो समझो मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक चीज आप लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट। ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, ये इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह का आप ले सकते हैं, हम लेंगे भी अभी। एक ये इलेक्ट्रोलाइट, इसको आप या तो लेंगे मोल्टन और फ्यूज्ड स्टेट, पिघली हुई हालत, ये पिघली हुई हालत उसमें आप लेते हैं। और दूसरा मैं आपको समझाऊंगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने इलेक्ट्रोलाइट जो ना वो 2 शक्लों में लेना है। हम ना पहले मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा ना। पहले मैं मोल्टन या फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट करूंगा और सारी गुफ्तगू आपसे करूंगा, और फिर मैं एक्वस सोल्यूशन में उस इलेक्ट्रोलाइट को लेगा। इलेक्ट्रोलाइट चाहते हैं ना कि वो सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सोल्यूशन में अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं। मसलन मेरे पास एक आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है AB। ये जब आप इसको मोल्टन या एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में लाएंगे, मैं मोल्टन की बात करता हूं, ये आयोनाइज होगा, हमारे पास आएगा A+ और B-। इसका मतलब है ये इसकी मोल्टन स्टेट है, तो जब ये मोल्टन स्टेट में आएगा इट विल आयोनाइज इनटू इट्स आयंस। इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयंस में कन्वर्ट होना, चाहे मोल्टन स्टेट हो चाहे एक्वस सोल्यूशन हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। इसका मतलब है मोल्टन या एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने आयंस की फॉर्म में पाया जाता है। मतलब आप सोडियम क्लोराइड ले लो ना, NaCl। जब आप सोडियम क्लोराइड को मोल्टन पिघली हुई हालत में लाते हैं तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्रिस्टल लैटिस की शक्ल में नहीं होता, हमारे पास सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की शक्ल में होता है, कैटायन और आयन आयंस की सूरत। इसका मतलब है मेरे पास इसके अंदर ये कैटायंस भी हैं, ये मेरे पास एनायंस भी हैं, कैटायंस भी हैं और कैटायंस भी हैं, और मेरे पास एनायंस बेतहाशा बहुत ज्यादा। अच्छा, एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट की बात हुई, किस किस शक्ल में आता है तो। दूसरी बात एनोड और कैथोड, ये इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है हम उसे कहते हैं एनोड, और इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा हम उसे कहते हैं कैथोड। और एनोड और कैथोड दोनों को मिलाएंगे तो लफ्ज आएगा इलेक्ट्रोड। ये मेरे पास इलेक्ट्रो और ओड, इलेक्ट्रो मीन चार्ज, ओड मीन एंड, चार्ज कैरिंग एंड। इलेक्ट्रोड 2 तरह के बता दिया, एक एनोड और एक कैथोड। जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल आ गया। अच्छा जी, अब ये किस मटेरियल के बने हुए हैं? ये प्लाटिनम के हैं, ये ग्रेफाइट के हैं, ये स्टील के हैं, ये टाइटेनियम के, ये किसके बने हुए हैं? ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, इनके मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जब आप ये एनोड और कैथोड इनको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, आप जो बैटरी यूज करेंगे ना, ये डीसी बैटरी है, डीसी डायरेक्ट करंट वोल्टेज। ये देखिए अब होगा क्या, जो ही आप इसको कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। इसका मतलब है कि करंट कंज्यूम होगा, एनोड से कैथोड से करंट एंटर होगा और एनोड से ये लीव कर जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया। इसका मतलब है जो ही आप इन दोनों को डीसी वोल्टेज से जोड़ेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स एक्शन शुरू हो जाएगा। कौन सा?
नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ये शुरू हो जाए। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं, अभी हम स्पीड जरा तेज करते हैं, बातें तो समझो ना। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कैरी होता है। ये एक सिंगल यूनिट है, सिंगल, ये दो नहीं है, सिंगल यूनिट। अब असल पॉइंट पे हो, हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, हमने एनोड कैथोड का जिक्र कर लिया, हम अब इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ आते हैं। बेटा जी, हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं। पहली बात, एट एनोड याद रखना स्टूडेंट, याद रखना, जहां भी एनोड होगा ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन का मतलब भी आप जानते हैं ना, LEO, लियो को हम कहते हैं ना ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और दूसरी बात, जहां पे कैथोड होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैथोड पे रिडक्शन होगी। और रिडक्शन को आप जानते हैं ना, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, जर। अच्छा, अब जरा सुनो, इसमें आपके पास दो तरह के आयन्स आएंगे, दो तरह के। एक वो आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिन्हें हम कहते हैं कैटायन, एक वो जिन पर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज रखने वाले एनाइन, ये एनोड की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। बी नेगेटिव, ये एनाइन है, ये एनोड की तरफ जाएगा। एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये एनाइन एनोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन देगा, वो एनोड इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन आगे बैटरी को शिफ्ट कर देगा। हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव्स थ्रू एनोड से बाहर को निकल जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये आपके पास बी आ जाएगा, बी। तो आपके पास यहां से बी इवॉल्व होगा। एक और भी लफ्ज, ये एन है ना, एन और ओड, एन का लफ्ज ही एनाइन से है, यानी वो इलेक्ट्रोड जो एनाइन को अटैक करता है, तो और दूसरी तरफ अब इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन ऑक्सीडेशन। अब दूसरा काम, ये जो कैटाइन है A+, ये कैटाइन मूव करेगा इस कैथोड पे। इसमें भी देखो ना, कैट और ओड, ये जो कैट का लफ्ज है कि ये कैटाइन से आया, वो इलेक्ट्रोड जो कैटाइन को अट्रैक्ट करता है। जब ये कैटाइन को अट्रैक्ट करेगा, ये मेरे पास A+ है, ये इस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इट विल डिपॉजिट एज A। ये A पर डिपॉजिट हो गया, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये रिडक्शन है। अब यहां पे लफ्ज क्या आया, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है कि करंट देने पर, इलेक्ट्रोलिसिस का मान ही सुनना, कि करंट प्रोवाइड करने पर एनाइन का एनोड पे ऑक्सीडाइज होना और कैटाइन का कैथोड पे रिड्यूस होना। करंट प्रोवाइड करने पर इन एनाइन और कैटाइन का रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, रिस्पेक्टिव का मतलब है एनाइन का एनोड पर, कैटाइन का कैथोड पर, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में दो बातें आ गई, एक आप करंट प्रोड्यूस करवाते हैं और उस करंट की वजह से कैथोड और एनोड पर, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और मुख्तलिफ आपके पास प्रोडक्ट हासिल होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने क्या बोला? केमिकल चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, ये केमिकल चेंज आई। अच्छा, केमिकल चेंज में क्या आ रहा है? केमिकल चेंज में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रॉन, बिजली, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल चेंज से मेरी मुराद यहां पे है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक। एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस दो किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। दो तरह का। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स
ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड पे क्या हासिल हुआ, कैथोड पे क्या हासिल हुआ, प्रोडक्ट की नेचर, कौन कौन सा प्रोडक्ट हासिल हुआ, यह भी हम पढ़ेंगे। तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यह है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो आपके पास प्रोडक्ट हासिल हुआ उसकी अमाउंट कितनी है, मैस कितना है, उसके कितना वॉल्यूम कितना हासिल हुआ, अगर गैस है उसके कितने मोल्स बने, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपका जो सिलेबस है ना वो ज्यादातर क्वालिटेटिव एनालिसिस को छूता है, लिहाजा मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस में क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस ये डीपली स्टडी करवाऊंगा। ये जो क्वांटिटेटिव है ना, इसमें वो आगे डिफरेंट लॉज चलते हैं, फैराडेज लॉ वगैरह वो चलते हैं, उसको वो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ आवर सिलेबस वो चलते हैं। अब कौन सा प्रोडक्ट है, मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा हूं, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा हूं कि एनोड और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है। बेटा जी, इसका फैसला प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड अपॉन तीन चीजें इसका फैसला करती हैं। ये जो तीन चीजें हैं, दिस इज द एंटी टेस्ट। इन तीन चीजों की बुनियाद पे आगे मैंने सारी की सारी एक्सप्लेनेशन करनी। मैं ये आसान बातें करता जा रहा हूं, अब मैंने मुश्किल की तरफ आपको लाना है। अच्छा, पहली बात, नंबर वन क्या चीज है? नंबर वन आपके पास है कौन सा यानी फैक्टर है? नंबर वन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। फिर एक और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक मैं और भी टर्म इस्तेमाल करूंगा, वो मैं कहूंगा ओवर पोटेंशियल। मैं नहीं ये कह रहा कि आप इसको ना रट्टे लगाएं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं ये अल्फाज एक दफा आपके सामने से गुजर जाए, मैं याद करवा दूंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ये करवा दूंगा। अगर मैं ये करवा ही ना सका तो मुझे लिखने की क्या जरूरत थी। सिर्फ फिलहाल मैंने ये लिखा, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये मैंने लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और मैं एक दो जगहों पर टर्म इस्तेमाल करूंगा ओवर पोटेंशियल। तो एनोड और कैथोड पर कौन सा आएगा, यह डिपेंड करता है कि ये आपके पास एनाइन और कैटाइन, इनका रिडक्शन पोटेंशियल, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगली बात एक और है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ आइंस। कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, कौन सा आइन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, कौन सा आइन सबसे ज्यादा है। और तीसरा जो पॉइंट आगा वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। नेचर, ये क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से क्या मुराद? मैं आपको ना दो तरह के इलेक्ट्रोड, एक तो आपने एनोड कैथोड तो पढ़ लिया ना, वो से हट के मैं रिएक्टिविटी के लिहाज से कह रहा हूं। रिएक्टिविटी के लिहाज से मैं दो तरह के इलेक्ट्रोड आपके साथ शेयर करूंगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड वो किस तरह नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इसको अफेक्ट करते हैं। ये जो तीन बातें हैं ना, अगर ये आप मेरी समझ गए ना, तो मैं समझूंगा एंटीटेस्ट का वो हिस्सा जो एमडी कैट में आता है ना, वो यहां हम कर जाएंगे, हम उसको समझेंगे। अब मैं ना यही पॉइंट जो आपके साथ ये सारे का सारा ना, इन्हीं पॉइंट्स को मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट। मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। मैंने कहा आपके पास के इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हैं, एक मोल्टन और दूसरा एक्वस सोल्यूशन। मैं पहले मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूं। ये मेरे ना पॉइंट नोट करने में कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपके पास लेता हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट, पिघले हुए मोल्टन सॉल्ट्स, और उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। पहले इसको देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट, मैं 3-4 बातें करूंगा। पहली बात, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, आप लोग इसको पढ़ते हैं डाउन सेल, आप लोग इसको यूज करते हैं फॉर द कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ना, सोडियम मेटल की कमर्शियल प्रेपरेशन के लिए आप ये करते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, मुझे क्या चाहिए? 3 चीजें।
मुझे इसमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। भाई वेरी सिंपल, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ना, दैट इलेक्ट्रोलाइट विल बी मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ये बतौर इलेक्ट्रोलाइट होगा। अच्छा, एक बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो सोडियम क्लोराइड है ना NaCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो हम 801 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। अगर आप इस टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, फ्यूज स्टेट में आ जाएगा। अब लेकिन ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जाकर ये जो सेल का मटेरियल है वो कोलैप्स कर जाएगा। इतनी हाई टेम्परेचर पर ये सेल का मटेरियल कोलैप्स कर सकता है। मैं क्या करूं, मैं कहता हूं कि सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में भी आ जाए लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो। अब ये कैसे करें, वो कहते हैं वेरी सिंपल, आप इसमें सोडियम क्लोराइड में मिक्स कर दो कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर ले लो। इस मिक्सचर में कैल्शियम क्लोराइड आप 60% ले लो और सोडियम क्लोराइड आप 40% ले लो। अब क्या होगा, अब इनका ये जो है मिक्सचर, ये अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए यूज होता है, केमिस्ट्री में हम उसे कहते हैं फ्लक्स, FLUX फ्लक्स। इसका मतलब है आपके पास सोडियम क्लोराइड मोल्टन कह लो या फ्यूज्ड कह लो, फ्यूज्ड और मोल्टन में क्या फर्क होता है। आप सोडियम क्लोराइड को लो ना किसी भी कंटेनर में, उसको हीट करो, जब 801 डिग्री सेंटीग्रेड या अब तो 600 होगा ना, जब अपने मेल्टिंग पॉइंट के पास पहुंचेगा ना, सोडियम क्लोराइड मेल्ट करना शुरू करेगा। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कुछ सोडियम क्लोराइड पिघल गया, कुछ अभी नहीं पिघला, कोई अभी सॉलिड में है। जब बहुत सारा मेल्ट कर जाए, कुछ सॉलिड में रहे, तो उसे कहते हैं फ्यूज्ड। लेकिन अगर सारा ही मेल्ट कर जाए, दैट इज कॉल्ड मोल्टन। अच्छा, जब सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में आता है ना, ये आप देख लो कि NaCl सॉलिड आपने हीट किया, अब ये मोल्टन स्टेट में है, तो ये यहां से टूटेगा, सोडियम आयन आएगा, जो मैंने पहले बातें बताई है ना, और ये क्लोराइड आयन आ गया। अब ये मैं L इनके साथ लिख देता हूं ना, ये नाउ दिस वन इज द लिक्विड स्टेट, ये मोल्टन स्टेट में आ गया। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयंस में कन्वर्ट होना, दिस वन कॉल्ड आयोनाइजेशन। इसका मतलब है मोल्टन मैस में आयोनाइजेशन के बाद आपके पास क्या आ गए, आपके पास आ गए जी सोडियम आयन बहुत सारे, आपके पास है क्लोराइड आयन बहुत सारे, ये आपके पास आ गए। एक तो ये चीज है। अब आपके पास ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड आ गया, ये आपके पास है। अब दूसरी बात, ये आपके पास वो इलेक्ट्रोड हो जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये है कैथोड। और हम जाते हैं कैथोड पे होती है रिडक्शन। अब मैं बातें रिपीट करूंगा। इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा हम उसे कहेंगे एनोड, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एक और बात, ये जो कैथोड है ना स्टूडेंट, ये कैथोड आयरन का बना हुआ है, Fe आयरन का। ये याद रखना है कि डाउन सेल में कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड आयरन का बना हुआ है, ये याद रखना। और डाउन सेल में जो एनोड है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का बना हुआ है, एंड यू नो ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब बैटरी कौन सी यूज करेंगे, हम डीसी वोल्टेज इसको इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने बात की है। दो चीजें होगी, इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो बात होगी। इलेक्ट्रोलाइट जब मोल्टन स्टेट में आया, हमारे पास दो किस्म के आयंस आ गए, दो तरह के, 2 types of ions are present in molten mass of NaCl। एक आपके पास सोडियम आयन, दूसरी तरह के आपके पास क्लोराइड आयन। दो तरह के आयंस मौजूद है और कोई आयन मौजूद नहीं है। अब आपके पास एक तो ये बात होगी, दूसरा मैंने एनोड और कैथोड का बात कर दी। एनोड, और मैंने बता भी दिया कि एनोड और कैथोड डाउन सेल में हम किस मटेरियल से बनाते हैं, ये एमसीक्यू पूछा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में मैं क्या आपसे कहता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस में मेरी डिमांड होती है कि बताएं एनोड ये वाला जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, मैं बार बार लिखूंगा जब तक आपको रट्टे नहीं लगेंगे। और ऑक्सीडेशन में क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार लिखता हूं। और दूसरा कैथोड पे रिडक्शन हुई, रिडक्शन। और रिडक्शन को मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन हो गई, ये रिडक्शन। अब होता क्या है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज,
तो जो एन आइन है यानी क्लोराइड आइन है ये एनोड की तरफ जाएंगे, ये क्लोराइड आइन एनोड पे जाएंगे, ये क्लोराइड आइन Cl नेगेटिव, इसका मतलब है इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये जाके एनोड को देगा और क्लोरीन एटम बन जाएगा, क्लोरीन एटम। एक और क्लोराइड आइन, यानी समझ लो दो क्लोराइड आइन एनोड पे गए, दो क्लोराइड आइन एनोड पे गए, हर एक क्लोराइड आइन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को दिए, वो इलेक्ट्रॉन एनोड से लीव कर गए। अब ये दोनों 2 क्लोरीन एटम बने और दोनों क्लोरीन एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड बन गया ना, ये केमिकल एनर्जी आ गई ना, बॉन्ड बन गया और आपके पास ये क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यहां से क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई, Cl2 इवॉल्व्ड। और एक और बात मैं बैठा दूं, क्लोरीन ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ये अब है वो शॉर्टकट जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसका मतलब है फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल एनोड से इवॉल्व कर गई, इवॉल्व। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से कैथोड के पास आ गए। अब सोडियम आयन विच कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ये सोडियम आयन जो है ये कैथोड पे जाएंगे और एक सोडियम आयन कैथोड पे जाकर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 सोडियम आयन कैथोड पे जाकर 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना है ना, और मेरे पास ये सोडियम मेटल बन गई Na। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ये सोडियम जो है ये लिक्विड स्टेट में है। इसका मतलब है यहां पे सोडियम इज कलेक्टेड, सोडियम इज डिपॉजिटेड, जो मर्जी टर्म इस्तेमाल कर लो, डिपॉजिटेड। मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं समझाना चाहता हूं सोडियम एक मेटल है। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड था ना, इसमें ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल कहां पे डिपॉजिट हुई? कैथोड पे। नॉन मेटल कहां से इवॉल्व हुई? एनोड, यानी क्लोरीन ये एनोड पे गई, ये कैथोड पे। एनोड को हम कहेंगे नॉन मेटल रिसीव करता है, नॉन मेटल, और कैथोड पे हमने क्या कहा? ये मेटल को करता है। ये सारी बात ओवरऑल सेल प्रोडक्ट क्या है? सेल प्रोडक्ट 2 चीजें हैं, एक सेल में चीज बनी क्लोरीन और दूसरा आपके पास क्या बना? सोडियम, ये सोडियम मेटल। तो मैंने कहा ना कि ये डाउन सेल है, ये सोडियम मेटल की कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको सारी गुफ्तगू बता दी, अब जरा आगे बढ़िएगा स्टूडेंट। अब शॉर्टकट पे आना, बहुत तेजी से हमने बढ़ना है, मुझे आपने आंसर देना है। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बजाय मैं मैग्नीशियम क्लोराइड लूं MgCl2, तो फिर क्या होगा भाई? जब आप फ्यूज या मोल्टन MgCl2 लेते हैं तो आपके पास यहां पे MgCl2, यहां पे आएगा Mg2+ और 2 क्लोराइड आयन आएंगे। ये जो Mg2+ है ये एनोड पे जाएगा और एनोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन लेकर मैग्नीशियम मेटल बनेगी, और ये जो क्लोरीन है ये मैग्नीशियम जो है ये कैथोड पे जाएगा, मैग्नीशियम आयन कैथोड पे जाएगा और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेकर मैग्नीशियम मेटल बनेगी, और जो क्लोराइड आयन है वो एनोड पे जाएगा और वहां पे वो रिड्यूस होकर क्लोरीन गैस बनाएगी। तो ये मैग्नीशियम आयन का कैथोड पर, क्लोराइड आयन का एनोड पे जाकर रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होना और क्लोरीन और मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट होना, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। और ये सारा तभी पॉसिबल है अगर आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो। अच्छा जी, इसका मतलब है कि इसके भी 2 हिस्से हैं, एक ये मेटल पार्ट, एक नॉन मेटल पार्ट। ये मैग्नीशियम इट विल इवॉल्व एट कैथोड और ये जो क्लोरीन है इट विल इवॉल्व एट एनोड। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड की बात करूं, मेरे पास है CaCl2, कोई बात नहीं, आपने कैल्शियम को, जैसे ये है 100% ये क्या, मैग्नीशियम का तल्लक भी सेकंड ए ग्रुप से है, कैल्शियम का तल्लक भी सेकंड ए ग्रुप के, आपने सेकंड ए ग्रुप के हेलाइड लिए। अब क्या होगा, जब आप इसका मोल्टन मैस लेकर या फ्यूज फॉर्म में इसको लेकर इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास कैल्शियम इट विल डिपॉजिट एट कैथोड और ये जो नॉन मेटल है क्लोरीन इट विल वर्क। चलो मुझे बताओ एक और बात, मेरे पास PbBr2 है, लेड ब्रोमाइड है, इसमें लेड इज द मेटल और मेटल कहां पे हासिल होगी? कैथोड पे। ब्रोमीन इज द नॉन मेटल और Br2 कहां पे आएगा? कैथोड, ये कैथोड पे और ये आएगा एनोड पे।
एक और चीज, मैं Al2O3 की बात करता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें दो चीजें हैं, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल। इसका मतलब है ये जो मेटल है एल्यूमिनियम, इट विल डिपॉजिटेड एट कैथोड, और जो नॉन मेटल है ऑक्सीजन, इट विल डिपॉजिटेड एट एनोड। इतनी तो बातें आपको कर दी है, इतनी तो बातें समझा दी। मैंने क्या अभी तक क्या समझाया, अब जरा उसको शॉर्ट फॉर्म में आ जाओ। मैंने ना आपको मोल्टन, या मैं फ्यूज्ड भी कहता हूं, फ्यूज्ड मोल्टन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की बात की है। ये इलेक्ट्रोलाइट एनोड पे क्या इवॉल्व होगा, मैंने कहा मेटल, एनोड पे नॉन मेटल आएगी, नॉन मेटल, ये तो मैं यहां भी लिख देता हूं। कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होगी। अब आपने देखना है कि वो जो फ्यूज्ड साल्ट है, फ्यूज्ड साल्ट में दो चीजें ही होती है ना, एक मेटल पार्ट होता है, एक नॉन मेटल पार्ट होता है। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा कि अगर आप NaCl लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, फिर मैंने क्या कहा, आप मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे, आप कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, फिर मैंने क्या कहा, आप लेड ब्रोमाइड PbBr2 लेंगे, और मैंने क्या कहा, आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेंगे। अब इस केस में अब मुझे आपने बताना है, बताओ एनोड पे क्या होगा, नॉन मेटल, इसमें नॉन मेटल कौन से, Cl, तो क्लोरीन विल कलेक्ट, यहां पे क्लोरीन आ गया। इसमें नॉन मेटल्स, ये क्लोरीन आ गया। अच्छा, और इसमें नॉन मेटल ब्रोमीन Br2 आ गया, और इसमें नॉन मेटल ऑक्सीजन। लेकिन मैं थोड़ी सी देर के बाद आपको समझाऊंगा कि वो जो ऑक्सीजन है ना, वो इसका जो एनोड है ना, इस केस में वो कार्बन का बना हुआ है। वो ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट करके ना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। वो मैंने कहा ना कि दो किस्म के, ये जो इलेक्ट्रोड आपसे जिक्र किया था ना, कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इस केस में वो जो इलेक्ट्रोड है वो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। बहरहाल आप इस बात को छोड़े। अब कैथोड पे क्या होगा, जो मेटेलिक पार्ट है वो कैथोड पे आएगा। और मेटेलिक पार्ट कौन कौन सा है बेटा जी, इसमें मेटेलिक पार्ट है सोडियम, तो सोडियम मेटल विल कलेक्ट एज कैथोड। इसमें मेटेलिक पार्ट कौन से, मैग्नीशियम और कैल्शियम। हम कहते हैं, हम भला क्या कहते हैं, हम कहते हैं अगर आप ये सेकंड ए ग्रुप है, अगर आप सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप उनके क्लोराइड लेकर उनके क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवा लें। अच्छा, ये लेड ब्रोमाइड, तो इसमें लेड जो है दैट इज कलेक्टेड एट कैथोड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें कैथोड पर कौन सी, इसमें मेटल कौन सी, एल्यूमिनियम, तो यू विल एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम बाय दिस वे। हम आगे बढ़ते, मैं ना ये जो आखिरी आपको बात समझाई है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके हमने इलेक्ट्रोलिसिस, एक्चुअली ना मैं आपको पढ़ा के रहा हूं, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये जो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की मदद से करते हैं। ये एक प्रोसेस है, मैं उस प्रोसेस को आपको समझाता हूं। इस प्रोसेस का नाम है हॉल, HALL, हॉल बेरॉल्ट, BEROULT, बेरॉल्ट प्रोसेस, हॉल बेरॉल्ट प्रोसेस। अच्छा, इसमें हम ना मोल्टन Al2O3 लेंगे। मैं आपको ना एल्यूमिनियम की चार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स बताता हूं, उनको याद रखने के लिए ना CDBG, C फॉर कुरंडम। अब ये आपको पता है, कुरंडम आपने पढ़ा हुआ है, कुरंडम। और ये जो कुरंडम है ना, मैं पुरानी जगह नहीं है, टाइम नहीं है, कुरंडम मैं इसको लिखता हूं Al2O3। D फॉर डायास्पोर, ये है Al2O3.H2O। B फॉर बॉक्साइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ये है Al2O3.2H2O। We have G for gibbsite, Al2O3.3H2। तरतीब को देखो, CDBG,
कोरंडम, डायस्पोर, बॉक्साइट, गिब्साइट, उनके फार्मूलाज की भी एक तरतीब है। मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज गिब्स बॉक्साइट, और बॉक्साइट से हम ज्यादातर जो है वो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बॉक्साइट का हमने मोल्टन सॉल्यूशन लेना है, मोल्टन मैस लेना, मोल्टन मैस, लेकिन इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज्यादा है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको मोल्टन स्टेट में लाएंगे तो ये सेल मटेरियल ये कोलैप्स कर सकता है। तो फिर क्या करें, हम इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करना चाहते हैं। जैसे मैंने पीछे ना वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में बात की थी, मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्रायोलाइट ऐड करेंगे। क्रायोलाइट Na3Al(F6), इसको हम ऐड करेंगे। ये क्या करेगा, जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे ना तो इसकी एडिशन से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वो सब्सटेंस जो मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है ना, केमिस्ट्री में हम उसे कहते हैं फ्लक्स। तो इट विल एक्ट एज फ्लक्स। जैसे कैल्शियम का क्लोराइड जो है वो सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को 801 से 600 पे लाता है, वहां कैल्शियम क्लोराइड बतौर फ्लक्स काम करता है। यहां Na3Al(F6) क्रायोलाइट बतौर फ्लक्स काम करता है। अच्छा, बहरहाल आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यहां पे सॉल्यूशन मोल्टन मैस आ गया, उसमें यू हैव द एल्यूमिनियम आयन Al, यू हैव द ऑक्साइड आयन। मैं तो इतना ही लिखूंगा, ये जो आपने लिया ना, दिस इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ये एनोड है, एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, this one is, it carries the positive charge, it carries the negative charge, this one is the cathode is also made up of graphite, ये भी ग्रेफाइट का बना हुआ है, ये दोनों ग्रेफाइट के बने हैं। अब देखना, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि ये जो Al2O3 है, इसका जो एल्यूमिनियम है ये मेटल पार्ट है, ये जो ऑक्सीजन है ये नॉन मेटल पार्ट है। जो ऑक्सीजन है यानी नॉन मेटल पार्ट है वो एनोड पे जाकर ऑक्सीडाइज होगा, और जब ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन गैस यहां से इवॉल्व होगी। लेकिन एक अहम बात, वो क्या, ये जो एनोड है ना, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट मीन कार्बन। ये जो ऑक्सीजन निकलती है ना, वो इस कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप ग्रेफाइट की बजाय कोई और इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे तो फिर आपके पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। इसके बरक्स ये जो एल्यूमिनियम आयन है ना, ये कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम मेटल जो है ना वो Al, ये यहां पे डिपॉजिट होगी। दिस वन इज द होल बेरॉल्ट प्रोसेस। ये कौन कहां पे क्या बन रहा है ये मैंने आपको आखिर में बता दिया था। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो चैप्टर है ना आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, इसमें एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें आपने याद रखनी। नंबर 1, आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन उसको आना चाहिए। नंबर 2, जो अब मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन फॉर कंपाउंड, ये आना चाहिए। नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको आनी चाहिए। ये 3 चीजों पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है, तरतीब को समझना है। मैंने कभी आज तक आपको मुश्किल बात पढ़ाई है? मुझे ना तो मुश्किल मुझे आती है, ना ही मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूं। हां, अगर मुश्किल होगी तो मैं इसको आसान करके समझाता हूं। अब जरा सुनना, तरतीब सुनना। मैं ये पहली बात कर रहा हूं, ऐसी मैंने 4 बातें आपसे करनी है, और मुझे उम्मीद है जब मैं पहली बात समझा लूंगा ना, अगली 3 बातें मुकम्मल करने में आप मुझे हेल्प आउट करेंगे। जरा सुनना मैं क्या कहता हूं। आपके पास ना सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। जब मैं सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं तो उसका मतलब उस सॉल्यूशन में ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आयोनाइज होकर सोडियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा, ये एक्वस फॉर्म में। अच्छा, इसके ये पानी में लिया आपने, वाटर मॉलिक्यूल की सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, एंड यू हैव द हाइड्रोजन आयन एज वेल एज द हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी है। इसका मतलब है कि जब आप सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें आपके पास 4 आयंस बनते हैं। 4 ये बनते, 4 तरह के आयंस बनते, 4 आयंस नहीं बनते, 4 तरह के आयंस बनते। एक आपके पास आ गया सोडियम आयन, एक आपके पास आ गया हाइड्रोजन आयन, ये 2 कैटायंस आ गए। एक आपके पास आ गया क्लोराइड आयन
और एक आपके पास आ गया हाइड्रोक्साइड आयन, ये दो एनाइन बने। अच्छा, मैं ना यहां पे तीन बातें आपके साथ करूंगा, उन तीन बातों को पल्ले बांध लेना है। पहली बात, मैंने ना अभी आपके साथ ये जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया ना, हम इसे कहते हैं ब्राइन, BRINE, ब्राइन। ब्राइन इज द 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये मैंने ब्राइन लिया। कुछ देर के बाद मैंने एक और चीज ले ली, फिर मैं एक और चीज की तरफ बढ़ जाऊंगा। अब एक तो ये पॉइंट आ गया, मैं तीन बातें आपको समझाता हूं अक्सर। एक, आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है। यहां मेरा इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो ब्राइन है, 30% एक्वा सॉल्यूशन। मेरे पास 4 तरह के आयंस, आई हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। ये तो इलेक्ट्रोलाइट की बात। अब हम इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है ना, जिसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे मैं एनोड कहता हूं, इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम इज अ मेटल, इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम। ये जो इलेक्ट्रोड है जिसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसे मैं कैथोड कहता हूं, कैथोड, इट इज मेड अप ऑफ स्टील और मरकरी। हर एक लफ्ज की आज आपको वजाहत हो जाएगी। लो जी, अब ये मेरे पास काम हो गया। अब मैं जानना क्या चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन में कहता हूं लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर मैं किसकी बात करूंगा, मैं फिर कैथोड की बात करूंगा। कैथोड जहां पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन, और रिडक्शन को मैं कहता लियो रोर्स जर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये दो बातें आपने ज़हन में बिठा दी, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन। अब प्रॉब्लम जरा समझना। अब एनोड, ये एन यानी एनाइन को अट्रैक्ट करेगा। एनाइन मेरे पास दो हैं, एक है क्लोराइड आयन, एक है हाइड्रोक्साइड आयन। यानी इसका मतलब है कि मेरे पास दो एनाइन है, एक है क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, एक है हाइड्रोक्साइड आयन। ये अब इन दोनों में से कौन एनोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाकर ऑक्सीडाइज होगा। पहले बात को सुनना है। अगर क्लोराइड आयन एनोड पे जाता है तो ये क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्लोरीन एटम बनेगा। एक और क्लोराइड आयन गया, उसने एक, इसका मतलब है दो क्लोराइड आयन एनोड पे जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, दो क्लोरीन के एटम जो दोनों आपस में मिलकर क्लोरीन गैस है। इसका मतलब है अगर क्लोराइड आयन यहां जाकर ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। अब दूसरी तरफ दूसरा आपके पास है हाइड्रोक्साइड आयन, ये दूसरा एनाइन, ये भी जा सकता है। मैं ये पहले तो अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटीज को चेक करो ना, ये मैं आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। मैं अभी इसको ना एक और अंदाज में लिखूंगा, फिलहाल तो मैं आपको समझा रहा हूं। 4 हाइड्रोक्साइड आयन जाएं, 4, ये देखो OH नेगेटिव 1 2 3 4, ये 4 OH नेगेटिव हैं। ये आपस में देखो H2O 1 वाटर, H2O ये 2 वाटर, यानी जब ये रिड्यूस होंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बने 2H2O, प्लस ये दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया O2, और 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से इवॉल्व हुए। दोबारा मेरी बात को सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ना 2 एनाइन है, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। ये एनोड पे अगर जाते हैं, अगर क्लोराइड आयन जाएगा तो क्लोरीन गैस इवॉल्व करेगा, ये याद रखना है, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन यहां पे जाएगा तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। अब दोनों में से कौन जाता है, इसका फैसला 2 बातें करती है, 2 पॉइंट करते हैं। पहली बात कि इन दोनों में से अब एंटीरियर शुरू हो गया। अब याद रख रहे हैं, ये मेरी बातें अब याद रख जाएंगे ना, मैं समझूंगा आज का मेरा मकसद पूरा हो गया। ये 2 बातें फैसला करती, यानी दोनों में से कौन यहां जाकर ऑक्सीडाइज होगा, 2 बातें फैसला करेंगे। पहले, इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनाइन का एनोड पर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा। दूसरी बात, इन दोनों के में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है,
ये दो वो फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि दोनों में से कौन जाएगा। मैं पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूं। मैं ना आपको एक वैल्यू याद करवाता हूं। बेटा जी वैल्यू मेरे पास है कि आपके पास आयोडाइड आयन है, आपके पास आयोडाइड आयन, इससे ज्यादा जो है वो ब्रोमाइड आयन, यानी ये ज्यादा है, इससे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ब्रोमाइड आयन, उससे कम हाइड्रोक्साइड आयन, ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे कम क्लोराइड आयन, उससे कम नाइट्रेट आयन NO3-1, उससे कम सल्फेट आयन। चलो चार, इतने तो आप याद करो। ये दोनों में प्रॉब्लम है। ये मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूं। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन आना, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -1.23 वोल्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये जो क्लोराइड आयन है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36 वोल्ट है। अच्छा, मतलब क्या हुआ, इसका ये जो माइनस इस वैल्यू का हिस्सा है, इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज होता है तो यहां पे कौन सी गैस इवॉल्व होनी चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा नहीं होता। कौन सी गैस इवॉल्व होती? क्लोरीन गैस इवॉल्व। अब यहां पे क्या मसला है? क्या ये बात फिर गलत है? नहीं, ये बात ठीक है। एक और मैं लफ्ज आपको बताता हूं, और वो लफ्ज है ओवर पोटेंशियल। क्या लफ्ज बोला? ओवर पोटेंशियल। बेटा जी कोई इसमें शक नहीं है कि OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है क्लोराइड आयन से, लेकिन ये जो क्लोराइड आयन है इसको ओवर पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड आयन से। ये ओवर पोटेंशियल क्या है? ओवर पोटेंशियल है यार ना, आप बहुत ओवर हो रहे हो, हम बात करें बहुत ओवर, यानी अपनी हद से ज्यादा बढ़ के बात कर रहे हो, यानी ये अपनी हद से बढ़ के, ये उसको कहते। अब हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल है, लेकिन क्लोराइड आयन का क्लोरीन में बदलना यह आसान है, चुटकी में हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई शक नहीं है कि क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, लेकिन क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, ओवर पोटेंशियल छोड़ करके, ओवर पोटेंशियल की वजह से फिर क्लोराइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताते हैं? एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि जनाब अली ये नीचे वाला रिएक्शन नहीं होता, ये वाला नहीं होता, ये होता है। यानी एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है? क्लोरीन गैस, वो इवॉल्व होती है। ठीक है ना? मैं कह रहा था कि इसको इस तरह नहीं, इसको एक और अंदाज में लिखा जाता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा ना, एक्चुअली तो हम इसको यूं लिखते हैं ना, एक्चुअली तो हम इसको लिखते हैं कि 2 वाटर, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये हमें ऑक्सीजन देगा, +4H पॉजिटिव आएगा, +4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इस तरह इसको लिखा जाता है। मैंने ये सही तरीका लिखने का, वो मैंने तो आपको समझाने के लिए उस तरह लिख दिया ना। बहरहाल ये जो मैंने 2 बातें लिखी हैं, ये रिएक्शन नहीं होते, ऊपर वाला होता है, इट्स ओके। और यहां मैंने एक आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कंसंट्रेशन की बात की। एक और बड़ा नुकता, वो क्या, अब ना मेरे पास ये 2 कैटाइन है, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। अब ये कैथोड पे जाकर रिड्यूस होना चाहते हैं। अब दोनों में से कौन रिड्यूस होगा? क्या सोडियम आयन जाके रिड्यूस होगा? यदि सोडियम आयन वहां पे जाए, 2 सोडियम आयन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन ले, और सोडियम मेटल जो है वो वहां पे डिपॉजिट हो जाए, क्या ऐसा है? दूसरा तरीका क्या है कि हाइड्रोजन आयन जाए, वहां से 2 हाइड्रोजन आयन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें, और आपके पास H2 गैस इवॉल्व हो। इसको भी मैं एक और अंदाज में लिखूंगा। अच्छा, अब दोनों में से अब कैटाइन कौन जाके यहां पे होगा? पहले मैंने एनाइन की बात की ना, अब कैटाइन, वही 2 बातें। दोनों में से किसका यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और दूसरी बात, दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? ये हम कैसे देखेंगे? मैं एक आपको तरीका बताता हूं, बहुत अहम बात। मेरे पास ना ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिसको केमिस्ट्री सीखनी है ना उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैं इसकी बजाय ना मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इधर लिखता हूं। मेरे पास मैं वही लिखूंगा जो काम की है। ये मेरे पास एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स, यहां पे H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव, और इसका आप जानते हैं ना 0.00। इसके नीचे ना कॉपर आयन है Cu2+, इसके नीचे यहां करके ना Ag+ भी है, वो मुझे चाहिए। इसके यहां कर पे ना Au भी है,
AuBa। इसके थोड़ा सा ऊपर यहां पे Pb2+ है, और थोड़ा सा यहां पे ऊपर जाए Zn2+ भी, और भी कई हैं। यहां पे आपको Mg2+ भी मिलेगा, यहां पे Na+1 आएगा। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ये ना मैंने कुछ अपने मतलब के जो मैंने समझाने वो मैंने लिख दिए, आपको तो सारे आने चाहिए ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सारी आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनमें जो कैटाइन जितना नीचे होगा उतना वो आसानी से रिड्यूस होगा। उर्दू में आप इसको याद कर लो, जो कैटाइन जितना नीचे होगा, यानी मैंने क्या कहा कि जो कैटाइन जितना नीचे होगा, जो जितना नीचे होगा ना, उतना उसका ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी टेंडेंसी टू, जो जितना नीचे है उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जो कैटाइन जितना नीचे होगा उतना आसानी से रिड्यूस होगा। अब कंपटीशन किस में? कंपटीशन है हाइड्रोजन आयन में और सोडियम आयन में। दोनों में से कौन नीचे? हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। इसका मतलब यहां पे आपके पास क्या इवॉल्व होगा? यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। मैं गुफ्तगू लंबी करता जा रहा हूं, मैं इसलिए लंबी करता जा रहा हूं क्योंकि इसी गुफ्तगू के बेस पे मैंने आगे वो 3 पॉइंट्स डिस्कस करने। अच्छा जी, ये मेरे पास, इसका मतलब क्या? अच्छा, ये जो नीचे मैंने लिखा है ना, इसको भी आप यूं लिखो ना, इसको यूं लिखा जाता है टेक्निकली 2H2O, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपके पास ये बन जाएगा H2, और साथ आपके पास OH नेगेटिव, ये बन जाएगा हाइड्रोक्सी, ये 4OH नेगेटिव बनेगा, बल्कि 2 नेगेटिव बनेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये आपके पास एक ये है। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं क्या बात करना चाहता हूं? ओवरऑल मैं ये बात करना चाहता हूं, अब जरा सुनना, मैं सारी गुफ्तगू को समराइज करने जा रहा हूं। जब मैं ब्राइन को बतौर इलेक्ट्रोलाइट इसमें लेता हूं ना, ब्राइन को, तो मेरे पास जो एनोड है ना, एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, ये क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस नहीं। कैथोड पे मेरे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये हाइड्रोजन इधर चला गया, क्लोरीन इधर, सोल्यूशन में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड, तो मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर NaOH। ये जो मैं आपको सारा समझा रहा हूं ना, इसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दिस इज नेल्सन सेल। आपने इसको पढ़ा हुआ डायाफ्राम सेल। और ये NaOH जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसकी कमर्शियल प्रेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाओ, टाइम नहीं है। और वो क्या, मैं ना, ये था पॉइंट नंबर 1। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं। वो बड़ा क्या, मैं ना वेरी वेरी डाइल्यूट NaCl लेता हूं। यानी आपने ये ब्राइन लिया हुआ है ना, 30% NaCl, इसमें पानी डालो और पानी डालो और पानी डालो। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज करेंगे ना, वाटर इसमें जाएगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, हाइड्रोक्साइड। ये कब ज्यादा बन रहे हैं? जब आप इसको मजीद डाइल्यूट, अब आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया। अब वही बातें, अब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करें, अब क्या होगा? अब आपके पास क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में दोबारा कंपटीशन होगा। कौन जाके ऑक्सीडाइज होगा? वही 2 बातें। पहले ओवर पोटेंशियल है, अब हाइड्रोक्साइड आयन अब क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। क्यों जी? क्योंकि अब वेरी वेरी डाइल्यूट होने पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो जो क्लोराइड आयन का जो ओवर पोटेंशियल था, जो ज्यादा शोखापन था, वो खत्म हो गया। अब क्लोराइड आयन यहां से नहीं जाएगा, बल्कि कौन जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। यानी अब आपके पास एनोड पर क्लोरीन गैस नहीं बनेगी, अब एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी? ऑक्सीजन। एक और भी चीज है, तो कैथोड पे, भाई कैथोड पे तो पहले ही हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो रहा है, अब मजीद हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, तो वो कैथोड पे तो सेम ही रहेगा ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन ही रहेगा। अच्छा, और क्या बाकी जो है वो NaOH बनेगा? हाँ, NaOH के साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी हासिल होगा। तीसरा एक और पॉइंट, और वो क्या, आपने ये जो इलेक्ट्रोड यूज किए थे ना इन दोनों के केस में, वो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए। इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं,
इलेक्ट्रोड दो तरह के, मैंने पहले भी आपको बताया, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट, एक होता है एक्टिव, एक्टिव इलेक्ट्रोड। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो प्लाटिनम होता है, स्टील भी इस्तेमाल होता है, गोल्ड भी इस्तेमाल होता है, ये ज्यादातर प्लाटिनम। और जो एक्टिव है ये तो बहुत ज्यादा ना, जिंक है ये एक्टिव है, कॉपर है एक्टिव, सिल्वर है, मरकरी है, एंड मेनी मोर, ये एक्टिव है। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। और जब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो फिर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये उस एक्टिव इलेक्ट्रोड की नेचर हमें बताती है। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना, ये जस्ट सिंक और सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन के तौर पर एक्ट करता है, सिंक और सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन उसके तौर पर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल। लेकिन जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, या तो ये अगर मेटल है, एनोड है, मेटल है तो ये डिसॉल्व होता जाएगा, और कैथोड है तो इस पर डेपोजिशन होती जाएगी। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, बोल रहा हूं, ये तब आपको समझ आएगी अगर आपकी इन टॉपिक पे ग्रिप होगी। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने ना स्टील नहीं लिया, स्टील की बजाय इधर क्या ले लिया, मरकरी। अब आपने मरकरी ले लिया, यानी अब आपके पास ये एक्टिव इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड, और एक्टिव कैथोड लेंगे, और कैथोड आप मरकरी लेंगे, मरकरी। अब इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर तो वो क्लोरीन गैस ने ही इवॉल्व होना है, वो तो हम तय कर चुके हैं। हाँ, इधर का प्रॉब्लम, जहां पे नई चीज आती है ना, जहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है उसको नोट कर लो, दैट्स ऑल, और इसमें कौन सी बात है। अच्छा, अब इधर आपने नोट करना है, क्या कैथोड पे सोडियम रिड्यूस होगा या हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होगा। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड था तो फिर तो हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना था, सोडियम आयन सॉल्यूशन के अंदर ही रहा। अब आपने मरकरी को ले लिया, अब मरकरी हैज अट्रैक्शन फॉर सोडियम। देखो, जब सोडियम और मरकरी आपस में मिलते हैं ना तो आपके पास NaHG बनता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। इसका मतलब है ये जो एक्टिव मरकरी है ये सोडियम आयन को अट्रैक्ट करेगा, उसको रिड्यूस करके सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व करता जाएगा। इसका मतलब है अब एनोड पे तो क्लोरीन बनेगी, लेकिन कैथोड पे हाइड्रोजन नहीं बल्कि कौन सी, सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल मरकरी में शामिल होकर सोडियम अमलगम। मैंने 3 बातें आपको समझाई। अच्छा, चलें आगे बढ़ते, पहले छोटी सी दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आसान सा। मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इसकी बात करता हूं। पहले तो बात ये ज़हन में बिठा लो, अगर आपके पास प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होगा ना, तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कभी भी आयोनाइज नहीं होता। ये आयोनाइज तब ही होता है जब आप ना इसको पानी में डालते। एसिड को पानी में डाला जाता है, पानी को एसिड में नहीं डाला जाता, आमतौर पर हम ये कह रहे होते। इसका मतलब है जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ना तो उसमें ये जो H2SO4 है ये आयोनाइज होगा, एंड इट विल फॉर्म 2 हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन, ये, और बिल्कुल वाटर भी है, साफ ज़ाहिर है एक्वा सॉल्यूशन है ना, एक्वा, तो वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन होगी और उसके नतीजे में आपके पास हाइड्रोजन आयन आएगा और हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, उस एक्वा सॉल्यूशन में आपके पास 3 तरह के आयंस हैं। यानी ये मेरे पास एक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें मैंने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया, डाइल्यूट लेना है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं लेना, उसमें फड्डा आ जाएगा, डाइल्यूट। अच्छा, इसमें आपके पास क्या क्या है, इसमें मेरे पास हाइड्रोजन आयन है। ये हाइड्रोजन आयन कहां से आ रहा है, 2 सोर्स से, सल्फ्यूरिक एसिड के आयोनाइजेशन से भी, वाटर से भी। और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा मेरे पास सल्फेट आयन, ये कहां से आए, ये सल्फ्यूरिक एसिड के, और एक और वो है हाइड्रोक्साइड है। अब ये आपके पास एनोड है, ये आपके पास कैथोड है। जब हम कहते हैं ना कि एनोड और कैथोड इनर्ट हैं, इनर्ट, तो बेटा जी इनर्ट से मेरी मुराद होती है दे आर मेड अप ऑफ प्लाटिनम, वो प्लाटिनम के बने हुए, ये भी प्लाटिनम का बना हुआ है, ये भी प्लाटिनम का बना हुआ है। ये एनोड आ गया और इसको मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज द कैथोड, ये कैथोड आ गया। अब वही बातें, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है,
यहां पे ऑक्सीडेशन होगी। अब ये एनाइन ने इधर जाना है, दो एनाइन है, सल्फेट आयन हाइड्रोक्साइड आयन, कौन जाएगा? जिसकी कंसंट्रेशन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये सल्फेट आयन है, हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और सल्फेट आयन का बहुत कम है। इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन ही यहां जाएगा। कहां पे? एनोड पे। तो एनोड पे ये वाला रिएक्शन लिखोगे ना, हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा एनोड पे और ऑक्सीजन गैस, तो यहां से O2 गैस विल इवॉल्व। इट्स ओके, ये एमसीक्यू पूछा जाता है। दूसरी बात, दूसरी तरफ कौन जाएगा? कितने हैं आपके पास कैटायन? मेरे पास तो एक ही तरह के कैटायन है और वो हाइड्रोजन आयन। तो फिर तो मसला ही हल हो गया। जब हाइड्रोजन आयन यहां पे जाएंगे, जो ऊपर आपको समझाया है, जब हाइड्रोजन आयन जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन वहां के रिड्यूस होकर कौन सी गैस इवॉल्व करेंगे? H2 गैस इवॉल्व करेंगे। ये बातें जरा सिर में बिठानी। मैंने कितने पॉइंट बता दिए? दो और पॉइंट है, जरा उनकी तरफ आते हैं। स्टूडेंट नंबर 3 पे हम आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन। जितनी बातें मैं आपको समझा चुका हूं ना, अब ये मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जरा देखिएगा, मैं ना दो तरह से कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन इसको ट्रीट करूंगा। इलेक्ट्रोलिसिस दो तरह से करवाऊंगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर। अच्छा, पहले तो बात करो ना, कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या मौजूद है, कौन कौन सा आयन। जब हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं ना, उसमें एक तो है ना, एक तो उसमें है कॉपर आयंस, कॉपर सल्फेट, कॉपर आयंस, और दूसरा सल्फेट आयन है। साथ ही आप जानते हैं एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस है ना, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन भी है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी। ये आ गया। अब वही बात आ गई मेरी कि एनोड पे क्या होगा। एनोड पे मैं ज्यादा बहस पे नहीं जाऊंगा। ये दोनों, ये एनोड आपके पास है और एनोड हमने इनर्ट लिया। इनर्ट जब भी मैं कहता हूं इसका मतलब इट इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम। और ये मेरे पास कैथोड है, कैथोड इट इज आल्सो अ प्लैटिनम कैथोड, इनर्ट है। अच्छा, अब देखो, पहले ना एनोड पे क्या होगा, हो चुकी है बात, बार बार बंदा आप क्या करे। एनोड पे मैं अक्सर आपसे क्या कह रहा हूं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन से मेरी मुराद होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ लियो मैं कह रहा हूं। और अब इन दोनों में कंपटीशन है, हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन। मैं पहले बता चुका हूं कि हाइड्रोक्साइड आयन यहां पे जाएगा, और मैंने इक्वेशन कैसे लिखी थी, मैंने कहा था आपने इक्वेशन यूं लिखनी है कि आपके पास 2H2O, और जब ये होएगा ऑक्सीजन आपके पास बनेगी, साथ आपके पाच 2OH नेगेटिव आएगा, और साथ आपके पास बल्कि 4OH नेगेटिव आएगा। OH नेगेटिव तो नहीं, हम इसको H पॉजिटिव में ले जाते हैं, H पॉजिटिव, और साथ आपके पास जो है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपसे कहता हूं, इसका मतलब है आपके पास यहां से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई, O2। ये हमारा डिस्कस हो चुका है। हमारी जो डिस्कशन यहां बनती है ना, वो है कैथोड पे क्या होगा। हमें पता है जी, कैथोड पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन, और रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम GER जर कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन। अब दो है यहां पे चीजें, एक है कॉपर आयन और एक है हाइड्रोजन आयन। दोनों में से कौन रिड्यूस होगा? मैंने क्या कहा था, अगर आप देखना चाहते हैं ना कि कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों में से कौन रिड्यूस होगा, तो दो चीजें, एक इनका रिडक्शन पोटेंशियल देख लो और दूसरा कंसंट्रेशन को देख लो, मेन रिडक्शन पोटेंशियल को देखो। कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपके पास H पॉजिटिव है और इसके बिल्कुल नीचे CO2 है। और मैंने क्या लिखा था उर्दू में, मैंने क्या लिखा था कि जो कैटाइन जो नीचे होगा वो रिड्यूस होगा। तो कौन रिड्यूस होगा? कॉपर आयन। इसका मतलब है अब हाइड्रोजन आयन यहां जाकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा, इसके बजाय कॉपर आयन ये कैथोड पे जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके इट विल डिपॉजिट एज कॉपर, और वो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, ये डिपॉजिट होता जाएगा। अच्छा, इट्स ओके।
यानी इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में से ये कॉपर आयन यहां चलता जाएगा। अब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये एक एमसीक्यू आपको बता रहा हूं, तो पीएच विल डिक्रीज। इसका मतलब है ये जो आपके पास सॉल्यूशन है ये एसिडिक होता जाएगा, एसिडिक। अब एक और पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं ये जो इलेक्ट्रोड यूज लूंगा तो मैं कॉपर सल्फेट। अब जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं ना, मैं वही बात जो ऊपर अभी की है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस है। यू हैव द कॉपर आयन, यू हैव द हाइड्रोजन आयन, यू हैव सल्फेट आयन एंड यू हैव द हाइड्रोक्साइड आयन। अब आपने क्या करना है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसको कैसे याद रखेंगे, ये जो मैं एक्चुअली अब आपको पढ़ा रहा हूं ना, दिस इज एक्चुअली द ये बहुत अहम बात है, दिस इज द प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर। ये वहां पे ये बात यूज होती है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, आपने एनोड जो लेना है ना, ये वाला एनोड, ये आपने वो इम्प्योर या जिसे हम कहते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर लेना है, इम्प्योर कॉपर, जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते हैं। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सारे एमसीक्यू में बोल रहा हूं। इट विल एक्ट एज एनोड, ये एनोड के तौर पर काम करेगा। और दूसरी तरफ आ जाओ, ये आपके पास ये वाला जो है, दिस वन इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर से बना हुआ है। एंड इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्ट एज अ कैथोड, ये कैथोड के तौर पर एक्ट करता है। 3 बातें मैं कहता हूं ना, एक मैं कहता हूं इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ copper sulfate, aqueous solution of an electrolyte contains 4 different types of ions, 4 मुख्तलिफ किस्म के ions, and in this case the electrode are active electrode, inert नहीं है, active है। एक आपके पास कौन सा है, ये blistered impure copper है और दूसरा प्योर कॉपर है। इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रोड अब एक्टिव हैं और ये प्रोसेस जो मैं समझा रहा हूं ये कहां पे, ये प्योरिफिकेशन ऑफ इंप्योर कॉपर वहां पे यूज होता है। अब वही बातें, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। मैं कहता हूं जी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब जरा गौर से 3 चीजों में कंपटीशन होगा, 3 चीजों में। पहला, ये हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, दूसरा सल्फेट आयन SO4 ये, और तीसरा जो कंपटीशन होगा ना, तीसरा वो मैं यहां लिख देता हूं, वो है कॉपर का। ये कहां से आ गया, अच्छा इन दोनों का कंपटीशन ना पीछे हमने पढ़ा है, उसमें ये विन कर जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन जाकर रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है। लेकिन अब इन चारों, अच्छा ये कहां कंपटीशन में आ गया, और ये क्या है कहां पे, ये जो कॉपर है ना, ये वाला जो आपने एनोड लिया है, ये इंप्योर कॉपर है ना, इसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं, बाकी सारे का सारा तो कॉपर है। अब ये कॉपर जब ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो इसका कॉपर आयन बनेगा। अब हमने देखना है कि इसमें और इन तीनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो वो कहते हैं इस कॉपर का ज्यादा है। तो कॉपर से कॉपर आयन का बनना, अगर यूं जाएंगे ना फॉरवर्ड, तो ये ऑक्सीडेशन है। तो इसका मतलब है इन तीनों में अब कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अब कॉपर जो है ये कॉपर से बना हुआ है, यहां से कॉपर एटम टूट कर सॉल्यूशन में आएगा, यानी ये रिएक्शन होगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ये होगा, ये जो मैंने लिखा है, कॉपर आयन बनकर सॉल्यूशन में आ गया जी, ठीक है, कॉपर आयन सॉल्यूशन में, कॉपर एटम कॉपर आयन बनकर सॉल्यूशन में, कॉपर एटम कॉपर आयन बनकर सॉल्यूशन में आ रहे हैं। दिस वन इज द ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन वो सॉल्यूशन के अंदर ही पड़े हुए, इट्स ओके। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड ने क्या करना है, कैथोड ने कैटायन को अट्रैक्ट करके रिड्यूस करवाना है। 2 तरह के कैटायन, एक हाइड्रोजन आयन, एक कॉपर आयन। कौन जाएगा, अभी तो आपको समझाया है, कॉपर आयन जाके रिड्यूस होगा। इसका मतलब है कॉपर आयन जाके यहां पे रिड्यूस, और रिड्यूस का मतलब क्या है कि कॉपर आयन कॉपर बनकर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, इसके ऊपर, और इसका वॉल्यूम, इसका मैस इंक्रीज करता जाएगा। इस सारे खेल में आप देख रहे हैं भला क्या हो रहा है। ये जो आपने इंप्योर कॉपर लिया ना, ब्लिस्टर्ड कॉपर,
इसका साइज, इसका मैस कम होता जा रहा है, डिक्रीज, रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि कॉपर एटम कॉपर आयन बनकर सोल्यूशन में, और यहां से कॉपर आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं और इसका वॉल्यूम, इसका मैस इंक्रीज कर रहा है। सॉल्यूशन के अंदर चार चीजें थी, एक था कॉपर आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन। वो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन में थे, वो चारों के चारों आयन सॉल्यूशन के अंदर ही पड़े रहते बेचारे। तो होता फिर क्या है, होता यह है कि ये कॉपर आयन कर इधर और इधर से। ये जो मैंने आपको गुफ्तगू सारी समझाई है ना, यही गुफ्तगू हम इधर भी करते हैं, बिल्कुल सेम, कोई इसमें फर्क नहीं होगा। और वो क्या, अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, मैं तेजी से बोलूंगा, आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लेना। उस सॉल्यूशन में क्या क्या है, उस सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, उसमें सिल्वर आयन है, उसमें नाइट्रेट आयन है, ओके, और फिर एक्वस भी है तो उसमें हाइड्रोजन आयन भी है और उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी। ये तब है जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, यानी दिस एनोड इज मेड अप ऑफ पीटी एंड दिस कैथोड इज आल्सो मेड अप ऑफ पीटी। ये एनोड है, ये कैथोड है, इससे बना हुआ है। अब वही बात, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। यहां पे एनोड है और एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा मेरे पास कैथोड है, और कैथोड पे मैं यहीं पे लिखूंगा, कैथोड पे स्टूडेंट, कैथोड पे होती है रिडक्शन। ये दो चीजें। अब हमने देखना है एनोड पे कौन कौन से आयन जाएंगे, एनोड पे ये दोनों जाएंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अभी मैंने आपको ना इन दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया, तो हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन वो एनोड पे जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन वहां पे, मैं तो यही इक्वेशन लिख देता हूं ना शॉर्ट करके, और वहां पे जाकर इट विल प्रोड्यूस द ऑक्सीजन गैस। तो यहां से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई। इसके बरक्स अब इन दोनों में कंपटीशन होगा, आगे वो वाटर वगैरह वो देख लीजिएगा, इन दोनों में कंपटीशन होगा। अब इन दोनों में कौन कैथोड पे जाकर रिड्यूस होगा, वो कहते हैं, आप ना इसको चेक करें बेटा जी, सिल्वर यहां पे आता है Ag+1 यहां पे, तो मैंने क्या कहा, जो कैटाइन जितना नीचे होगा उतना वो प्रेफरेबली रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन और सिल्वर आयन दोनों में कंपटीशन हो तो सिल्वर आयन प्रेफरेबली रिड्यूस होगा। तो सिल्वर आयन Ag ये जाएगा कैथोड पे, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्वर मेटल वहां पे डिपॉजिट होते जाएगा। इसका मतलब है इसके ऊपर सिल्वर मेटल डिपॉजिट होते जाएगा। यही बात मैंने की ना कि कॉपर यहां जाके कॉपर इसके ऊपर क्या होता जाएगा, डिपॉजिट, और बाकी सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बिल्कुल सेम जैसे कॉपर सल्फेट को वैसे ही सिल्वर नाइट्रेट को। अब आपने ये भी सिल्वर का ले लिया, ये भी सिल्वर का ले लिया, अब आपने दोनों जो है ना वो एक्टिव इलेक्ट्रोड ले ली, एक्टिव, बोथ आर मेड अप ऑफ सिल्वर। अब इसमें वही बात जो मैंने कही ना, वो जो आयंस है वो तो सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे। कौन कौन से आयन, Ag+, H+, NO3-1 और OH-। तो फिर होगा क्या, यहां से सिल्वर एटम सिल्वर आयन बनकर सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, यानी ये एट एनोड पे ऑक्सीडेशन जैसे इस केस में मैंने कहा था ना कि ये तीन हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, और इन तीनों में विन कौन किया था, कॉपर। यहां भी तीन हैं, एक आपके पास नाइट्रेट आयन है, एक आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, और तीसरा सिल्वर है। अब इन तीनों में कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वो कहते हैं कि जो सिल्वर है ना, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों से बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा है ना तो इसका मतलब है ये प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिल्वर ऑक्सीडाइज का मतलब है ये सिल्वर आयन बनकर सॉल्यूशन में जाएगा, एक्वस AQ मैं लिख रहा हूं, और साथ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन। अब वही जो सिल्वर आयन इधर आएगा, वही सिल्वर आयन यहां से इधर जाएगा और यहां जाके वो सिल्वर मेटल बनकर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। यही बात मैंने इसमें लिखी। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, बड़ा कंप्रिहेंसिव लेक्चर रहा,
बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। वो के लेंथी हो गया, लेकिन मेरी एंड पे वही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। इल्म फैलाने के इस अमल में आप मेरे साथ हैं, आप मेरे बाजू हैं। हम मिलके सोसाइटी तक केमिस्ट्री को सीखने के अमल को आसान बनाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।